Good morning students, myself Soni ma'am. Today I will teach you history class 8th। बच्चों, हमने ये वाला टॉपिक पहले ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये तीसरा पार्ट है आपका। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, यहाँ के बुनकर्स के बारे में बताया था, उनकी स्टोरी बताया था, वर्ड्स कहाँ से लिए गए थे ये बताया था, किस प्रकार कपड़े जो है यहाँ भारतीय उद्योग जो है कपड़े के मामले में सबसे विश्व में सबसे अच्छा माना जाता था। ये सब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु आर द बुनकर्स। आइए नीचे और आइए। हु आर द वीवर्स। तो वीवर्स ऑफन बिलोंग टू द कम्युनिटीज डेट द स्पेशलाइज्ड in weaving. Their skill were passed on from one generation to next. The Tanti weavers of Bengal, the Julahas are the Momin weavers of North India. Shell and Kakolar and Devangs of South Indian wear are some of the कम्युनिटीज फेमस फॉर द वीविंग। देखिए, बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाया करते थे। बंगाल के ताती, उत्तर भारत के जुलाहे तथा मोमिन, दक्षिण भारत के साले और कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। ये देखिए जो है आपके ताती और जुलाहे, मोमिन, दक्षिण भारत के जो ये साले और कैकोलार थे, देवांग थे, ये लोग बुनकर के लिए फेमस थे। इनकी मतलब ये समुदाय जैसे ग्रुप होता है ना फैमिली का, तो वो उनके यहाँ से ये फैमिली का ग्रुप जो है ज़्यादा फेमस था। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांश महिलाएं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाई का बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगर की जरूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हाथ करघों पर होने वाली बुनाई और उनसे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। मतलब क्या था, यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय था, क्योंकि बुनकर का काम यहाँ पे लाखों लोग व्यापार जो थे वो इस व्यवसाय में संलिप्त थे। इधर आइए, देखिए एक आपको पिक्चर दिया गया है। इसमें बंगाल का एक ताती बुनकर बेल्जियम चित्रकार सोलविंस द्वारा बनाया गया चित्र है। ये कब बनाया गया था? 1790 में, मतलब 1790। इस चित्र में ताती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस गड्ढे का वाला करघा क्या होता है? ये देखिए एक और शब्द है औरांग। इसको क्या कहते हैं? ये पर्शियन टर्म ऑफ द वेयर हाउस, अ प्लेस वेयर गुड आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड। ये फारसी भाषा में गोदाम इसको कहा गया है। मतलब ये टर्म ऑफ द वेयर हाउस, एक हाउस जहाँ पे वो पहले वो क्या करने, बेचने से पहले वो यहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। एंड बीइंग सोल्ड एंड आल्सो रेफर्स टू वर्कशॉप, और फिर उसके बाद वर्कशॉप के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें भारतीय कपड़े जो थे वो किस टाइप के थे? द डिक्लाइन ऑफ द टेक्सटाइल, भारतीय कपड़े का पतन किस प्रकार से हुआ? ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब वह भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों के मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी के शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप परंपरागत बाजारों में से बाहर कर दिया था। इसी वजह से हमारे यहाँ
के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल की बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। ठीक है, मतलब इतना उनको टॉर्चर किया जाता था कि यूरोपीय कंपनियां आके इनको जो है इनको उनका माल खरीदना बंद कर दिया। जो यहाँ भारतीयों का इतना ज़्यादा व्यापार होता था इन कपड़ों का, उनको अब वो जो है अपना अपना एजेंट यहाँ निश्चित कर दिए। वो कम दाम में इनको लेते थे और जो है जाके उनको बेचते थे। फिर उसके बाद अमेरिका जो है वहाँ पे एक नई टेक्सटाइल हो गई। अब देखिए, वी मस्ट स्ट्रैप फॉर द फूड, हम भूखों के लिए मर जाएंगे, मतलब वो भूखे से मरने लगे। इन 1828 द कंपनी गवर्नमेंट इन इंडिया रिसीव्ड अ पेशेंस फ्रॉम 12,000 वीवर्स स्टेटिंग 1823 में भारत की कंपनी सरकार ने 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें लिखा गया था, क्या लिखा गया था, हमारे पुरखे और हम लोग कंपनी से पेशगी मिलती थी जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि हमारी उनकी वो है कि वो औरांग ख़त्म कर दिए गए हैं। जो औरांग जो उनसे लिए जाते थे, जो मतलब गोदाम थे, वो ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं, मतलब उनके कोई साधन नहीं है। हम बुनकर और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते हैं। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार हम पर कृपा नहीं करता तो हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता तो हम भूखे मर जाएंगे। ये व्यापारियों द्वारा लिखा गया पत्र है अंग्रेजों को। कब लिखा गया था? 3 फरवरी 1824 को। अब देखिए, प्लीज़ पब्लिश दिस इन योर पेपर, और इसे कृपया अपने अखबार में प्रकाशित करें। 1928 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार और दर्पण नामक बंगाली अखबार की नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा इस तरह बयां किया। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई का कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखे मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान मुझे जिंदा रखने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकर से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने के कपड़ों के बारे में निश्चित रहने लगे। कुछ सालों मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी 3 बेटियों अपने अपने घर चली गईं। अब 3 साल में हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार सूत बेचती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलता है। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा, लोग कहते हैं कि बाहर से बिलाती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते हैं, यह गल कर तार तार हो जाता है। अब कष्टों में फांसी ये कताई कामगार की आप बीती, मतलब वो इस तरह से लिख के उसने आप बीती सुनाई। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बुने सूती कपड़ों से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इसमें न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत ख़राब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गईं। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्मों मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और
भावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन ने की कपड़ा मिलों में यह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। तो ये देखिए ऐसी ये थी और स्थिति खराब थी इसमें। अपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर, दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकर के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े पर बहिष्कार करें और हाथ में कते हुए सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों, सूत काटने वालों को क्या हुआ। उसमें बहुत से सारे तो खेतीहर मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहर की तरफ चले गए थे, बहुत से देश बाहर अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए थे। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अब मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खोले गए कपड़े कारखानों में नौकरी मिल गई थी। तो इस तरह से इनका क्या हुआ, इनका सूती कपड़ा मिलों का उदय क्या है, कॉटन मिल्स कम अप, इनका उदय हुआ। बड़ा लंबा चैप्टर है आपका ये। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई। कब हुई थी? 1854 में मुंबई में। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। मुंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। सन 1900 तक आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिल चालू हो चुकी थी। उसमें बहुत से सारी मिलें पारसी गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार करने के लिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही शहर संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि उस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटेन के कपड़े सस्ते होते थे और जो है चमकीले होते थे और जो है उसमें ज़्यादा कारीगरी होती थी। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर ही सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता था। इसमें प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने भारतीय उद्योग को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। मतलब अपने को इतना वो देता था, वहाँ टैक्स लगाता था, ये करता था, लेकिन यहाँ भारतीय वालों को कपड़े को तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया। वहाँ जाता था वो आराम से बिक जाता था, इंग्लैंड ले जाओ चाहे जहाँ ले जाओ। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रों उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा काफ़ी कमी आ गई और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों ने कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। ठीक, तो इतना आप ये पढ़ लिए। अब इसको जो है ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है द सोर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इसको इसमें से इसको पढ़िएगा और इसको जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसको लिख के ज़रूर याद करिएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।